जिम सिमंस, एक प्रतिभाशाली गणितज्ञ और पूर्व शीत युद्ध के कोड ब्रेकर, ने वित्त उद्योग में क्रांति ला दी। उन्होंने एक अत्यधिक लाभदायक ट्रेडिंग ऑपरेशन का निर्माण किया जो पूरी तरह से गणित और डेटा पर आधारित था, न कि भावनाओं या पारंपरिक बाजार विश्लेषण पर। उन्होंने शेयर बाजार को मानवीय अंतर्ज्ञान के युद्ध के मैदान के रूप में नहीं, बल्कि छिपे हुए पैटर्न या कोड की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा, जिसे डिकोड किया जाना बाकी था। इस अनूठी दृष्टि के कारण उन्होंने रेनेसां टेक्नोलॉजीज नामक एक हेज फंड बनाया, जिसके प्रमुख मेडेलियन फंड ने 2 दशकों से अधिक समय तक प्रति वर्ष औसतन 66% का अभूतपूर्व रिटर्न दिया। उन्होंने और उनके वैज्ञानिकों की टीम ने वॉल स्ट्रीट की पारंपरिक सोच को नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि आर्थिक पूर्वानुमान और कंपनी के वित्तीय विवरण। इसके बजाय उन्होंने एक परिष्कृत ब्लैक बॉक्स मशीन का निर्माण किया, जिसने भारी मात्रा में डेटा का उपयोग किया और जटिल एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके क्षणभंगुर बाजार की अक्षमताओं को खोजा और उनका लाभ उठाया। इस गणितीय शक्ति ने भावनाओं को अनावश्यक बना दिया, मानव विचार से भी तेजी से ट्रेडों को निष्पादित किया। सिमंस की अमूर्त ज्यामिति की समस्याओं को हल करने से लेकर इतिहास में सबसे अधिक लाभदायक हेज फंड बनाने तक की यात्रा, प्रतिभा, जुनून और एक ऐसी सटीक दृष्टि की कहानी है जिसने ट्रेडिंग के नियमों को पूरी तरह से फिर से लिखा। शिक्षा से बाजारों तक। पार्ट 1, अनिच्छुक प्रतिभा, द रिलक्टेंट जीनियस। जिम सिमंस एक विशिष्ट गणितज्ञ थे, न कि फाइनेंसर। उन्हें धन या प्रसिद्धि की इच्छा से प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि जटिल समस्याओं को हल करने के शुद्ध जुनून से मिली। एक पीएचडी और शीत युद्ध के कोड ब्रेकर के रूप में उनके शुरुआती करियर ने उन्हें अराजकता में पैटर्न खोजना सिखाया, एक ऐसा कौशल जिसे उन्होंने बाद में वित्तीय बाजारों में लागू किया। जहां वॉल स्ट्रीट पर अन्य लोगों ने भावनाओं और यादृच्छिकता का शोरगुल देखा, वहीं सिमंस ने संरचना, छिपे हुए कानून और एक कोड को देखा जिसे डिकोड किया जाना बाकी था। इस अनूठी सोच ने उन्हें अहंकार और प्रवृत्ति के बजाय परिकल्पनाओं और डेटा के साथ एक वैज्ञानिक की तरह ट्रेडिंग करने की अनुमति दी। जब उन्होंने अपना पहला फंड शुरू किया और पैसे गंवाए, तो वे निराश नहीं हुए। उन्होंने इसे सीखने के अवसर के रूप में देखा। यह एक संकेत था कि सुधार की गुंजाइश है। यह वैज्ञानिक अलगाव उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे केवल यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या काम करता है। सिमंस की सफलता पारंपरिक व्यापारियों से अलग होने के बावजूद नहीं, बल्कि इसके कारण मिली। उन्होंने बाजार के शोर का पालन नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने सतह के नीचे अदृश्य कानूनों को देखा, यह साबित करते हुए कि नियमों को फिर से लिखकर वे एक ऐसा खेल जीत सकते थे जिसे खेलने के लिए वे कभी नहीं थे। पार्ट 2, पागलपन से ऊपर गणित, मैथ ओवर मैडनेस। जिम सिमंस का मानना था कि बाजार की जटिलता को नेविगेट करने के लिए समीकरणों की आवश्यकता होती है, अंतर्ज्ञान की नहीं। उन्होंने रेनेसां टेक्नोलॉजीज में अपनी टीम वैज्ञानिकों, भौतिकविदों, क्रिप्टोग्राफरों और खगोलविदों के साथ बनाई, जो अराजकता और प्रणालियों को समझते थे। इन रंगरूटों को दूसरों को जहां बेतरतीबी दिखती थी, वहां पैटर्न देखने की उनकी क्षमता के लिए चुना गया था। इस टीम ने हजारों डेटा बिंदुओं को संसाधित करने के लिए मॉडल बनाए ताकि प्रतिमानों को खोजा जा सके, जैसे कि ब्राजील में बारिश और कुछ दिनों में कॉफी वायदा के बीच संबंध। उन्होंने इन पैटर्नों के क्यों पर नहीं, बल्कि क्या पर ध्यान केंद्रित किया, एक सांख्यिकीय दृष्टिकोण जो वॉल स्ट्रीट पर पाखंड था। रेनेसां का फायदा जंगल में एक सोनार प्रणाली होने जैसा था, जो उन्हें अनुमान लगाने के बजाय संकेतों के लिए बाजार को स्कैन करने की अनुमति देता था। उनकी सफलता ने साबित कर दिया कि एक वैज्ञानिक, डेटा संचालित दृष्टिकोण, यहां तक कि कभी-कभी गलतियों के साथ भी, अंततः पारंपरिक, भावनात्मक रूप से निर्देशित ट्रेडिंग से बेहतर प्रदर्शन करेगा। सिमंस सिर्फ एक अलग खेल नहीं खेल रहे थे, वे गणित के साथ नियमों को फिर से लिख रहे थे। पार्ट 3, बाजार का कोड, द कोड ऑफ द मार्केट। जिम सिमंस और उनकी टीम ने बाजार को अराजक अव्यवस्था के बजाय छिपे हुए पैटर्न वाली एक भाषा के रूप में देखकर ट्रेडिंग के लिए एक डेटा संचालित दृष्टिकोण का बीड़ा उठाया। उन्होंने बाजार की कीमतों को एक प्राचीन लिपि की तरह माना,
यह क्यों हुआ, यह सवाल करने के बजाय क्या होने की संभावना है पर ध्यान केंद्रित किया। इसके कारण फुल मून इफेक्ट और मंडे मॉर्निंग मैसेकर जैसे सांख्यिकीय रूप से सत्यापन योग्य पैटर्न की खोज हुई जो पारंपरिक वित्तीय तर्क को चुनौती देते थे। उन्होंने इन रणनीतियों को रीयूबन और पीबीजे जैसे नाम भी दिए ताकि असंबंधित संपत्तियों के बीच जटिल संबंधों का वर्णन किया जा सके। द डोनट नामक एक पैटर्न ने अचानक गायब होने से पहले लाखों कमाए, जो इन बाजार की अक्षमताओं के अस्थायी और नाजुक प्रकृति को दर्शाता है। यह पैटर्न स्थिर नहीं थे, बल्कि गतिशील और लगातार विकसित हो रहे थे। इससे सिमंस को यह महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि मिली कि मानवीय व्यवहार अपनी तर्कहीनता में दोहराने की प्रवृत्ति रखता है। रेनेसां की सफलता अतीत का अध्ययन करने में थी, ताकि वे मानव कार्यों के अदृश्य पदचिन्हों को खोज सके। द गोस्ट इसका एक प्रमुख उदाहरण था, एक 1.3 सेकंड का सूक्ष्म आर्बिट्रेज अवसर जो इंसानों के लिए बहुत तेज था, लेकिन मशीनों के लिए लाखों का लाभ कमाता था। इससे उनका यह विश्वास साबित हुआ कि बाजार कुशल नहीं बल्कि आतन है, और ये आदतें उन लोगों के लिए निशान छोड़ जाती हैं जो देखना जानते हैं। पाठ 4, अंतर्ज्ञान का अंत, डेथ टू इंट्यूशन। जिम सिमंस ने एक कट्टरपंथी सिद्धांत पर रेनेसां टेक्नोलॉजीज की स्थापना की कि ट्रेडिंग में मानवीय अंतर्ज्ञान एक दायित्व है। यह 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश के दौरान प्रसिद्ध रूप से साबित हुआ, जब उनका फंड का मॉडल भारी खरीदारी का संकेत दे रहा था जबकि अन्य व्यापारी घबरा रहे थे। अपनी प्रणाली पर पूरी तरह से भरोसा करके और मानवीय डर को नजरअंदाज करके रेनेसां ने उस सप्ताह 8.8% का लाभ कमाया। इस अनुशासन को लागू करने के लिए फर्म ने द पेनल्टी बॉक्स लागू किया, जहां मानवीय हस्तक्षेप को ट्रैक किया गया और लगातार रिटर्न में औसतन 23% की कमी दिखाई गई। इस डेटा संचालित दृष्टिकोण ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने सभी मैनुअल ट्रेडिंग बटन हटा दिए, जिससे प्रणाली पूरी तरह से स्वायत्त हो गई। रेनेसां की शक्ति सिर्फ शानदार कोड में नहीं थी, बल्कि इसकी अटूट आज्ञाकारिता में थी, जिससे एक ऐसी मशीन बनी जो अहंकार या भावना के बिना ट्रेडों को निष्पादित करती थी, मानवीय निर्णय को अप्रचलित कर दिया। पाठ 5, मशीन का उदय, द राइज ऑफ द मशीन। रेनेसां टेक्नोलॉजीज में एक शांत लेकिन गहरा बदलाव तब हुआ जब ट्रेडिंग मशीन, जिसका नाम द स्पाइडर था, अपने निर्माण करने वाले इंसानों की तुलना में अधिक जानकार और सक्षम हो गई। यह एल्गोरिथम जीव एक जटिल प्रणाली थी जो हजारों स्रोतों से डेटा को वास्तविक समय में संसाधित करती थी, हर मिनट अपने मापदंडों को समायोजित करती थी और माइक्रोसेकंड में ट्रेडों को निष्पादित करती थी। 1998 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब मॉडल ने एक अतार्किक ट्रेड किया, जापानी बॉन्ड बेचना और इतालवी दूरसंचार स्टॉक खरीदना, ठीक रूस के रिंग डिफॉल्ट से पहले। इस ट्रेड, जिसने $237 मिलियन कमाए, ने दिखाया कि मशीन अदृश्य दबाव का पता लगाने और किसी भी इंसान की तुलना में तेजी से अनुकूलन करने में सक्षम थी। रेनेसां की अंतिम शक्ति मानवीय नियंत्रण से नहीं आई, बल्कि सिमंस की एक ऐसी प्रणाली के डिजाइन से आई जो किसी भी इंसान से बेहतर ट्रेड कर सकती थी और इसे पूरी तरह से भरोसा करने के उनके अनुशासित निर्णय से आई। यह अटूट और दुर्लभ विश्वास उनकी सफलता का असली स्रोत था, लेकिन इसने एक खामी को भी उजागर किया। मशीन उन इंसानों के अप्रत्याशित अहंकार संचालित मनोविज्ञान का हिसाब नहीं दे सकती थी जो इसके साथ काम करते थे। पाठ 6, युद्ध में दिमाग, ब्रेन्स एट वॉर। यहां तक कि रेनेसां टेक्नोलॉजीज में भी, जहां वित्त में सबसे प्रतिभाशाली दिमाग इकट्ठा थे, मानवीय अहंकार एक ऐसा तत्व साबित हुआ जिसका हिसाब सिमंस की सही प्रणाली पूरी तरह से नहीं लगा पाई। टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए क्षतिपूर्ति ढांचे के बावजूद फर्म आंतरिक संघर्षों से भरी हुई थी। क्रिसमस पार्टी में कैलकुलेटर फेंकने की घटना से लेकर वरिष्ठ नेताओं रॉबर्ट मर्सर और पीटर ब्राउन के बीच गहरे बैठे प्रतिद्वंद्विता तक। यह तनाव सामूहिक बुद्धिमत्ता पर बनी एक प्रणाली में व्यक्तिगत मान्यता की इच्छा से प्रेरित था, फर्म को अलग करने की धमकी दी। सिमंस ने अंततः एक दर्दनाक सबक सीखा, बुद्धिमत्ता मानवीय खामियों जैसे ईर्ष्या और अभिमान से मुक्ति नहीं है।
उन्हें पीछे हटना पड़ा और अपने शीर्ष लेफ्टिनेंटों को एक साथ काम करने के लिए मजबूर करना पड़ा, एक ऐसा कदम जिसने एक नई सच्चाई का खुलासा किया। उनके द्वारा बनाई गई मशीन इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि यह अपने किसी भी निर्माता से बड़ी थी। प्रणाली को अब उनकी पूरी समझ की आवश्यकता नहीं थी, बस उनके इनपुट की, जिसके कारण पूरी तरह से गोपनीयता में काम करने के लिए बाहरी दुनिया को बंद करने का विवादास्पद निर्णय लिया गया। पाठ 7, गोपनीयता संधि, द सीक्रेसी पैक्ट। गोपनीयता रेनेसां टेक्नोलॉजीज के लिए एक विकल्प नहीं थी। यह बाजार में उनके सूक्ष्म लाभ की रक्षा के लिए एक आवश्यक मूल नीति थी। जिम सिमंस समझते थे कि उनका सांख्यिकीय लाभ एक नाजुक फुसफुसाहट था जो दूसरों द्वारा उनके तरीकों को सीखने पर गायब हो जाएगा। इसके कारण अत्यधिक विवेक की संस्कृति बनी, कर्मचारियों को जीवनसाथी के साथ काम पर चर्चा करने से मना करने से लेकर ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए कोडित भाषा का उपयोग करने तक। फर्म का सबसे उल्लेखनीय बचाव 2 साल का गार्डन लीव था, जहां छोड़ने वाले कर्मचारियों को वित्त में काम नहीं करने के लिए लाखों का भुगतान किया जाता था, अनिवार्य रूप से उन्हें भूलने के लिए भुगतान किया जाता था। यह तीव्र व्यामोह तब उचित साबित हुआ जब उन्होंने पाया कि एक प्रतियोगी उनके रणनीतियों को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर रेनेसां ने जानबूझकर अपने पैटर्न को बदलकर और नुकसान उठाकर उन्हें गुमराह किया। गोपनीयता का अंतिम कार्य 2005 में आया जब उन्होंने सभी बाहरी निवेशकों के लिए मेडेलियन फंड बंद कर दिया, यह तर्क देते हुए कि बाहरी लोगों को उनके 66% रिटर्न की व्याख्या करने से उनके तरीकों का खुलासा होगा और सोने का अंडा देने वाली हंस को मार देगा। हालांकि इस गोपनीयता ने उनके लाभ की रक्षा की, इसने उन्हें अलग थलग भी कर दिया, एक अभेद्य किले का निर्माण किया जिसने अंततः अपनी चुनौतियों का सामना किया, जिसमें यह सवाल भी शामिल था कि क्या उनकी अविश्वसनीय सफलता कानूनी थी। पाठ 8, असंभव अपरिहार्य हो जाता है, द इम्पॉसिबल बिकम्स इनएविटेबल। जब जिम सिमंस और उनकी टीम रेनेसां टेक्नोलॉजीज में वह हासिल कर रहे थे जिसे कई लोग असंभव मानते थे, तो उनकी सफलता ने गहन जांच और कानूनी चुनौतियों को आकर्षित किया। वॉरेन बफेट और सीनेटर कार्ल लेविन सहित आलोचकों ने सवाल किया कि क्या उनका अविश्वसनीय प्रदर्शन, जिसमें 2008 के वित्तीय संकट के दौरान 80% का लाभ शामिल था, प्रतिभा या धोखाधड़ी के कारण था। रेनेसां का बचाव सरल था, हमारे ग्राहकों ने गणित का उपयोग किया। वह अपराध नहीं है। 3 साल की IRS जांच ने निष्कर्ष निकाला कि उनके तरीके असामान्य रूप से परिष्कृत लेकिन तकनीकी रूप से कानूनी थे। अराजकता के दौरान लाभ कमाने की कंपनी की अनूठी क्षमता 2008 में सबसे अच्छी तरह से चित्रित की गई थी जब उनके स्पाइडर सिस्टम ने शुद्ध क्रिस्टलीकृत घबराहट को देखा, करोड़ों बनाने के लिए टूटे हुए संबंधों का फायदा उठाया। हालांकि इस सही सफलता की कीमत चुकानी पड़ी। इसके द्वारा उत्पन्न अत्यधिक धन एक बोझ बन गया, जिससे चिंता, तनावपूर्ण व्यक्तिगत जीवन और फंसे होने की भावना पैदा हुई। उन्होंने बाजार के कोड को हल कर लिया था, लेकिन उन्होंने एक मानवीय पहेली बनाई जिसे वे हल नहीं कर सके, यह साबित करते हुए कि सही सफलता एक अपूर्ण जीवन को जन्म दे सकती है। पाठ 9, अनुमानित तर्कहीनता, प्रेडिक्टेबल इरेशनैलिटी। रेनेसां टेक्नोलॉजीज के अनुसार वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा रहस्य यह था कि इंसान अनुमानित रूप से तर्कहीन होते हैं। जिम सिमंस की फर्म ने उन मनोवैज्ञानिक गड़बड़ियों की पहचान करके और उनका फायदा उठाकर अरबों कमाए जो लोगों को एक ही गलती दोहराने का कारण बनती है। उन्होंने नए साल के संस्थागत पुनर्संतुलन से लेकर 3:30 अपराह्न घबराहट तक सब कुछ में पैटर्न पाया। फर्म ने तलाक के भावनात्मक नतीजों और सप्ताहांत क्षय से भी लाभ कमाया, जहां शुक्रवार को जारी खराब खबरों का सोमवार को कम प्रभाव पड़ा क्योंकि लोग बस भूल जाते थे। सबसे अधिक लाभदायक पैटर्न छुट्टियों के डर के खिलाफ ट्रेडिंग से आए, जहां उन्होंने उस डर को बेचा जिसके कारण व्यापारियों ने छुट्टियों से पहले सुरक्षा के लिए अधिक कीमत चुकाई। रेनेसां की सफलता शानदार भविष्यवाणियों पर आधारित नहीं थी, बल्कि मानव स्वभाव के उबाऊ, अंतहीन दोहराव पर आधारित थी। उन्हें यह समझने की आवश्यकता नहीं थी कि लोग ये भावनात्मक गलतियां क्यों करते हैं,
बस यह कि वे करेंगे। संक्षेप में, वे हमारी सामूहिक भावनात्मक आदतों के अंतिम प्रतिपक्षी बन गए और ऐसा करने में उन्होंने एक गहरे सच की झलक देखी कि मानवीय व्यवहार उतना ही अनुमानित और यांत्रिक हो सकता है जितना कि उनके एल्गोरिदम जिस कोड पर चलते थे। पाठ 10, बाजार से परे, बियॉन्ड द मार्केट। जब आपने बाजार को हल कर लिया है तो हल करने के लिए क्या बचा है? जिम सिमंस के लिए इसका उत्तर सरल था, बाकी सब कुछ। क्योंकि जब मेडेलियन ने अभूतपूर्व रिटर्न देना जारी रखा तो उनका ध्यान स्क्रीन पर संख्याओं से परे जाने लगा। उन्होंने शेयरों या संकेतों के बारे में नहीं, बल्कि विज्ञान, शिक्षा और स्वयं विचार के भविष्य के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। यह जागरण एक अप्रत्याशित जगह पर आया जब उनके 5 साल के पोते ने उनसे पूछा, दादाजी, आप क्या करते हैं? सिमंस ने एल्गोरिदम और बाजारों की व्याख्या करना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे ने पूछा, लेकिन आप लोगों की मदद के लिए क्या करते हैं? इस सवाल ने उन्हें किसी भी बाजार के झटके से ज्यादा चोट पहुंचाई। उन्होंने इस समस्या का विश्लेषण किया और पाया कि अगर रेनेसां बाजारों में पैटर्न पा सकती है तो क्यों न आत्मकेंद्रितता में, गणित शिक्षा में या जीवन की उत्पत्ति में पैटर्न खोजे जाएं। उन्होंने उसी कठोरता के साथ अनुसंधान को वित्त देना शुरू किया जो उन्होंने ट्रेडिंग पर लागू किया था। कम मूल्य वाली संपत्तियों, प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं को ढूंढो, भारी निवेश करो और चक्रवृद्धि रिटर्न का इंतजार करो। उनका सबसे जुनूनी प्रोजेक्ट मैथ फॉर अमेरिका था, जिसका उद्देश्य गणित शिक्षकों को पेशेवरों की तरह भुगतान करना था ताकि वे छात्रों को प्रेरित कर सकें। उनकी विरासत का असली खुलासा उनके सीईओ रॉबर्ट मर्सर के साथ हुआ, जिन्होंने राजनीतिक अभियानों और डेटा एनालिटिक्स को वित्त पोषित किया, यह दिखाते हुए कि वही गणितीय शक्ति लाभ के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सिमंस ने इसे एक दुखद मोड़ के रूप में देखा, क्योंकि उन्होंने जिस मशीन का निर्माण किया था उसने अन्य मशीनों को जन्म दिया था। अपने जीवन के अंत में सिमंस ने एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया, हमने जो बाजार पैटर्न खोजे थे वे कभी भी बाजार के बारे में नहीं थे, वे लोगों के बारे में थे। उनकी नींव ने अब $2.7 अरब से अधिक का दान दिया है, हजारों शोधकर्ताओं को वित्त पोषित किया है और लाखों शिक्षकों को समर्थन दिया है। उनकी अंतिम विरासत यह थी कि उन्होंने साबित कर दिया कि पैटर्न झूठ नहीं बोलते, इंसान करते हैं और स्पष्टता हमेशा अराजकता से बेहतर होती है।